नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, जब किसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर हम अगर विशेष विशेष बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए या उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ में आ जाए या उसका सिलेबस या उसका पैटर्न अगर अच्छे समझ में आ जाता है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को उतना बेस्ट बना पाते हैं। और जितनी स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है, उतनी अच्छी हमारी जो तैयारी होती है, और तैयारी होने के बाद उतना अच्छा ही हमारा रिविजन होता है। यदि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है, तो आप बार बार क्या हो जाएगा, टॉपिक के प्रति आपकी समझ विकसित नहीं हो पाएगी, और फिर एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे या टेस्ट में प्रश्न लगाएंगे, उससे हम हमेशा डाउटफुल रहते रहेंगे कि कहीं ना कहीं डाउट हमारे दिमाग में आता रहेगा कि हमारे प्रश्न ही सही नहीं हो पा रहे। तो आइए जान लेते हैं कि आर ओ की रणनीति के बारे में। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि नोटिफिकेशन चंद दिनों में अब आने ही वाले हैं, और एग्जाम भी जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर कर एक जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं हम एग्जाम लेने वाले हैं। क्या यूपीपीसीएस ने भी देखा जाए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है, उसकी पूरी कहानी को समझते हैं, पैटर्न को समझते हैं, जानते हैं क्या है। लोक सेवा आयोग के द्वारा 28 जुलाई को यहाँ स्पष्टता के साथ बता दिया गया है कि हम लोग जो हैं सहायक नगर नियोजन परीक्षा 2023 के अंतर्गत यहाँ पे 24 पदों के लिए माह 28 में उसमें माह अगस्त में द्वितीय सप्ताह में यहाँ पे विज्ञापन संभावित तिथि है जो निकाला जाएगा। साथ में यहाँ पे पुरुष महिला के लिए स्टाफ नर्स पुरुष महिला के लिए 2240 वैकेंसी हैं, जहाँ पर माह अगस्त में सेकेंड सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बाकी प्रक्रिया इन लोगों ने जारी की है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की पूरी ढांचा दिया गया, लेकिन आर ओ को इससे भी अलग रखा गया है। लेकिन अगर हम यहाँ नोट में जो लिखा है, महत्वपूर्ण नोट जो लिखा गया, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अवस्थिति को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, अपर निजी सचिव परीक्षा, उस समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आदि संभावित हैं। अतः अविस्तृत अपेक्षा की जाती है वे उक्त पदों पर करने के लिए यहाँ पे जो ओटीआर इसने उन्होंने जारी किया उसको फिल करके अपना रेडी रखें, एग्जाम हम लेने वाले हैं। अगर हम इसके आधार पर देखा जाए तो मे भी ये कह सकते हैं कि अगस्त में भी इसका क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और संभवतः देखा जाए जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो नवंबर में होने की संभावना है। अब आपके ऊपर चुनौती है कि हम अपनी तैयारी को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम होगा, तो विद इन 100 डे या 90 डे के अंतर्गत अपनी तैयारी को कैसे आयाम बनाया जाए, ये आपके लिए एक चुनौती बन जाता है। लेकिन अब इस पद की जो प्रतिष्ठा है, आरओ का हाईकोर्ट का भी आने वाला है, आरओ का सचिवालय का भी आने वाला है, तो दोनों आरओ का बैलेंस अगर देखा जाए तो सामान्यतः एक ही स्ट्रक्चर है। समझते हैं कि कैसे हम अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दें, कैसे स्ट्रक्चर समझते हैं, पूरी कहानी को समझें। तो और जरूरी है कि सबसे पहले पूरा प्लान सेट करना, और जब तक प्लान सेट नहीं होगा तब तक हम अपनी तैयारी को समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा, जब भी हम खुद को अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, तो सबसे पहले ये चुनौती बन जाती है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है एग्जाम का, उस पैटर्न में हम एलिजिबल हैं या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप उसके स्ट्रक्चर से परिपक्व होने से पहले हमें उसकी एलिजिबिलिटीज पे काम करना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन में हमारे पास वो लेवल है या नहीं है, या आर ओ के लिए टाइपिंग हमें आती है नहीं है, देखिए ये जानना पड़ेगा। फिर ये जानना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इसकी संरचना कैसे होती है, एग्जाम किस लेवल पर, प्रीलिम्स में लेवल पर या मेंस लेवल पर क्या होता है। आप इसको जान जाओगे तो फिर उसके बाद आती है कि सिलेबस क्या होता है, यानी सिलेबस को किस तरीके से हम लोग कंसाइज वे में समझने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा एक महत्वपूर्ण जो दिमाग है या हमारे पास रिसोर्स हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए। राइट, इसको समझ जाओगे तो फिर आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे तैयारी करनी है कि अब आपके पास संसाधन क्या होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग आर ओ की जीरो से लेकर हीरो तक या जीरो से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर इसके बाद ये आप लोग कर पाएंगे तो फिर जरूरत होती है कि अब हमें स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए, कि अब किस आधार पर ध्यान रखना, आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए जिसके आधार पर हम अपनी तैयारी को पूरा एक आयाम दे सकें। आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया, रिसोर्स आपके पास अवेलेबल आ गए, और उसके बाद आप रिवीजन कैसे करें, रिवीजन टेस्ट से लगाएं, मॉक टेस्ट से लगाएं, किस प्रकार से करें, ये कई सारे चरण होते हैं एग्जाम को समझने के लिए। और जब तक आप किसी भी चरण को इग्नोर मार देंगे तो मान के चलें कि आप एग्जाम की प्रवृत्ति को, नेचर ऑफ एग्जाम को नहीं समझ पाए हैं। तो आइएगा, आज हम चर्चा करते हैं कि आर ओ के लिए नेचर ऑफ एग्जाम क्या होता है, प्रीलिम्स में कैसा पार्टिसिपेशन होता है, मेंस में कैसा पार्टिसिपेशन होता है, कितने कितने अंकों के कितना कितना क्वेश्चन वेटेज रखा गया है, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो आइएगा, पूरी कहानी को समझते हैं और जानते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर नुमा कहानी को लेकर चलते हैं। देखिएगा, सामान्यतः आर ओ के अंतर्गत देखा जाए प्रीलिम्स और मेंस की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।
इसके अंतर्गत आपको दो पेपर मिलेंगे, एक GS1 का और एक GS2 का। सामान्यतः ये पेपर जो है हिंदी का होता है और ये पेपर जो है जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का होता है। समझना बहुत मजा आ जाएगा और ये जरूरी है ध्यान रखना पूरा चीजों को ओवरव्यू ले पाना। यहाँ पे आपको 140 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 140 नंबर मार्क्स के ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 60 मार्क्स के मिलेंगे, राइट। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 140 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन आप इवेलुएट कर लेंगे तो 200 मार्क्स का क्या होता है यहाँ पे एग्जाम होता है प्रीलिम्स का। इसे करने के लिए अगर देखा जाए 2014-13 की मेरिट को 148 मेरिट जाती है 2013 में। देखिए बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। 2013 में कितना है 148 मेरिट, आउट ऑफ कितने में से बोलेंगे सर 200 में से। 2014 में जो मेरिट है वो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 142 रहती है आउट ऑफ 200 में से। लेकिन 2017 से पहली बार इसमें निगेटिव मार्किंग कर दी गई और 2017 में इसकी जो मेरिट जाती है वो 122 जाती है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 क्या हो गई है निगेटिव हो चुकी है। तो अब आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बन रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे 200 में से हमारे जो निगेटिव मार्किंग हो चुकी है, तो अब आपके सामने ये बैलेंस करने की चुनौती बन जाती है। 2016 में बात करेंगे तो 128 के अराउंड और 2021 में बात करेंगे तो वहां भी देखा जाए तो लगभग 125 के अराउंड मेरिट गई है। लेकिन अब तुम्हें अगर 2023 में एग्जाम देना है तो आपके सामने अब एक चुनौती बन जाती है कि अब आपको टारगेट सेट कैसे करना है। टारगेट सेट का मतलब ये रहा कि आपको 130 प्लस तो नंबर लेके आने पड़ेंगे, मार्क्स लेके आने, क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ये एक टारगेट निकल के आ जाता है, नंबर लेके आने पड़ेंगे, बराबर नंबर का बराबर ध्यान रखना वेटेज है। अगर देखा जाए 130 लेके आने हैं तो आप ये मान के चले कि आप हिंदी में से कितने कम से कम ले पाएंगे। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सर हिंदी में हम कितना ही जोर लगा लें आप 50 के अराउंड तक ही पहुंच पाएंगे। कोई विद्वान ये बोल रहा है कि सर मैं 55-60 करके आऊंगा, ठीक है एक दो बंदा करके आ सकता है, लेकिन हम एवरेज को नहीं मान सकते ना। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप 50 क्वेश्चन के आसपास सही कर सकते हैं अगर आपकी हिंदी बढ़िया है। अगर सही नहीं है तो आप 45-40 तक भी निकल सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आपको अगर 130 प्लस लाने हैं तो यहाँ 80 प्लस लेके आने पड़ेंगे। अब सोचो 140 नंबर में से 80 प्लस 1 कैसे नंबर लाया जाए जिसमें निगेटिव मार्किंग भी निकल कर आती है, ये आपके सामने चुनौती बन जाती है। इसलिए जरूरी है प्रीलिम्स के आधार पर भी हमें पूरा एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी को आयाम देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम हिंदी हमारी बेस्ट हो जीएस खराब हो, या जीएस बेस्ट हो हमारा यहाँ पे हिंदी खराब हो, उसको बैलेंस करना। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ पर मेंस की चौखट पर दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएंगे। तो आइएगा, ये रही थोड़ी प्रीलिम्स की कहानी। अभी हम समझेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम यहाँ मेंस के बारे में जानते हैं। देखिएगा, अगर हम मेंस के सापेक्ष में बात करेंगे तो मेंस के 3 स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। अब अगर बात करेंगे सर ये क्या है, यहाँ पे जीएस का पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। जिस तरीके से वहाँ 140 नंबर का वो पेपर होता है, ऐसे ही सामान्य अध्ययन के वही टॉपिक जो होते हैं जीएस मेंस में, उस वहाँ भी ऑब्जेक्टिव है टिक करना है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपको टिक करना है। प्रीलिम्स पूरा ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ आपको टिक करना पड़ेगा। तो सामान्य अध्ययन का यहाँ पर क्या होता है, एक पेपर होता है। उसके बाद एक पेपर यहाँ पे हिंदी का रखा गया है, और हिंदी के साथ बाकी जो चीज़ें हैं, हिंदी को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को हम लोग कह सकते हैं, दोनों सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। एक में यहाँ पे देखा जाए तो बाकी जो पत्र है, पत्र लेखन है, व्यवहारिक पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, ये कुछ तरह की ऐसी भावनाएं वो आपसे पूछ लेता है। जैसे कंप्यूटर ज्ञान है, कुछ शब्दावली को ट्रांसफर कराएगा इंग्लिश में, कुछ को हिंदी में कराएगा, यानी व्यावसायिक भाषाओं का वो चयन करेगा। अगर हम ये देखा जाए तो आपके दिमाग में मेंस के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 400 मार्क्स का क्या होता है, मेंस होता है। अब 400 के मार्क्स में हम लोग क्या कह सकते हैं कि 120 नंबर के 120 जो मार्क्स के हैं वो क्या होता है, आप बोलेंगे सर यहाँ से जीएस का पेपर होता है जो 120 नंबर का होता है। और थर्ड पेपर जो बचा है उसको हम लोग ऐसे कहते हैं। यहाँ आपको 3 खंड दिए जाते हैं, ए और बी और सी। इसमें से भी एक ऐसे लिखना है, इसमें से भी एक लिखना है, यहाँ भी एक लिखना है। यानी आप कह सकते हैं ये भी 40 नंबर का है, ये भी 40 नंबर का, ये भी 40 नंबर का। इनकी वर्ड सीमाएं कितनी, आप बोलेंगे 600 वर्डों के आसपास यहाँ पे ऐसे लिखना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको 120 नंबर का क्या हो गया ऐसे। अब आप बताइएगा 120 का यहाँ पे जीएस है, 120 का ये कितना होगा, 240 हो गया। बाकी जो बचेगा 160 का, आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हिंदी का पेपर है। जिसमें से जो 60 नंबर का है वो 60 नंबर का हिंदी की वोकैबुलरीज वगैरह आती हैं, उसमें क्या क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सामान्यतः अगर हम ये कहें कि प्रीलिम्स का ये सिलेबस है और मेंस का ये डाटा है, जहाँ एक हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा कि यहाँ पे 2 पेपर प्रीलिम्स में होते हैं और 3 पेपर कहा जाए मेंस में होते हैं। उस 3 में हिंदी के 2 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइएगा, इसको सिलेबस बेस्ड करने का प्रयास करते हैं, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम देखा जाए जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिम्स में पेपर नंबर 1
पेपर नंबर 2, यहाँ जीएस का 140 क्वेश्चन, यहाँ पे 114 मार्क्स के 120 घंटे में यानी 2 घंटे में ये पेपर करना होता है। उसके बाद आपके पास कुछ गैप के बाद यहाँ पे हिंदी का एक 60 क्वेश्चन का 60 नंबरों का 60 मिनट में आपको एक पेपर दिया जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है, 200 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसकी कट ऑफ जो है आप मान के चलें कि 130 प्लस आपको रखनी पड़ेगी 200 क्वेश्चनों में से। अगर हम इसके सापेक्ष में देखा जाएंगे जीएस का जो मेंस के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक पेपर क्या होता है, इसका जीएस का होता है 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट के होते हैं, यानी कह सकते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना होता है। अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो जनरल हिंदी ड्राफ्टिंग वगैरह का पार्ट इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में यहाँ वोकेबलरीज वगैरह होती हैं, जो आपको यहाँ पे 60 नंबर के 60 वर्ड होते हैं, 30 वर्ड होते हैं, एक वर्ड 2 नंबर का होता है, समझाऊंगा इसको अभी। यहाँ पे आपको 60 नंबर यानी आपको आधे घंटे में ये करने होते हैं। ये आपको यहाँ पे 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में आपको करना पड़ता है। यानी कुल मिलाया जाए तो ये क्वेश्चन जो है 3 घंटे का पेपर बन जाता है। अगर हम पेपर 3 की बात करेंगे तो ऐसे का पेपर होता है, वहाँ पे 3 ऐसे लिखने होते हैं और यहाँ पे 120 नंबर के होते हैं, 180 मिनट यानी 3 घंटे में आपको करने होते हैं। ये मेंस का एजेंडा है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग 1 बाई 1 करके। अगर आप देखेंगे व्यापक तरीके से प्रीलिम्स की भावनाओं को, जो यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन में ये चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे आपके सामने है 2 घंटे का पेपर, 140 प्रश्न, 140 नंबर, ये आपके सामने डाटा है। इसको मैं अपने हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा। और जो यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो आते हैं 60 नंबर के, वो आपके सामने ये रहे। 10 शब्द किससे आएंगे? विलोम से आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शब्द से आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द से आएंगे, तत्सम तद्भव से आएंगे, विश्लेषण विशेषण से आएंगे, पर्यायवाची, यानी यही वर्ड आते हैं। बाकी जो वर्ड है, संधि है, समास है, बाकी जो आप अलंकार हैं, उन वर्डों से आप ये कह सकते हैं कि वो वर्ड इसमें नहीं आते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि सर इसके सापेक्ष में अगर हम लोग जाएंगे जीएस फर्स्ट पेपर के साथ, जो मैं अभी बोल रहा था आपसे, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? 140। कितने नंबर है? 140। क्या क्या इसमें आता है आप देखने में? भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, साथ ही विश्व का भूगोल भी, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, शहरीकरण, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, या उत्तर प्रदेश की विशेष शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में, कृषि उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में, जीवन शैली के बारे में, यानी इवन कहा जाए तो परंपराओं के विशेष ज्ञान के बारे में, जिसको मिसलेनियस कह सकते हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी ये टॉपिक है जहां से प्रश्न जो है 140 क्वेश्चन 140 नंबर के आने वाले हैं। अब डिपेंड करता है कि इस कहानी को अगर हम लोग आगे लेके चल रहे हैं तो इनका वेटेज कितना रहता है। अगर हम लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज किया जाए तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन है, किसमें? जीएस प्रीलिम्स में, जीएस 1 में। तो प्रीलिम्स में अगर जीएस 1 में यहाँ पे कहा जाए 140 क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे भारत का इतिहास से 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ 11 क्वेश्चन, जबकि ये दोनों टॉपिक यहाँ आपस में हिस्ट्री के ही बन जाते हैं, यानी 22 क्वेश्चन निकल के आ रहा है देखिएगा। एंड भारतीय राज्य व्यवस्था से देखा जाए 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, विश्व के भूगोल से यहाँ से 26 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र से यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, भारतीय कृषि से यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सामान्य विज्ञान से 9 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व की घटनाएं हैं करंट अफेयर से 21 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और ये जो बुद्धिजीवी है, यानी कह सकते हैं करंट, ये है आपका मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट, जहां पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी यूपी के संबंध में 19 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आपका ये 140 का स्ट्रक्चर है, जहां से कितने कितने प्रश्न आने हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हिस्ट्री से इस बार भी 20 से 22 प्रश्न आने हैं, करंट अफेयर से इस बार भी 20 से 25 प्रश्न आने हैं, पॉलिटी से भी 10 से 15 प्रश्न विषयों के बीच में रहेंगे, सामान्य विज्ञान से भी 22 से 35 के बीच में या 22 से 25 के बीच में प्रश्न रहेंगे, अर्थव्यवस्था से वही 5-7 प्रश्न आने वाले हैं, या मैथ रीजनिंग की बात करेंगे तो वही लगभग देखा जाए तो लगभग 10 से 15 प्रश्नों के बीच में रहेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे 4-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, आंकड़ों की बात करें, बजट की बात करें 2-3 प्रश्न यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो मिसलेनियस हैं वो बाकी इतने प्रश्न रहेंगे। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास 140 में से हमें क्या करना है, 80 प्लस का टारगेट सेट करना है। उसको कहाँ कहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तुम्हारे साथ चुनौती बन जाती है। तो ये जीएस फर्स्ट पेपर का पहला पेपर है जो 140 नंबर में आएगा। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करेंगे तो ये सामान्यतः आप जानते ही हैं कि एंथोनियम्स विलोम शब्द 10 ही आएंगे, अब 10 ही आने, वन सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है 10 ही आएंगे। तो यानी कुल मिलाया जाए तो ये 60 वर्डों में 60 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ 50 प्लस तो लेके आने हैं। यानी अब आपके पास चुनौती बन जाती है कि कैसे सिनोनिम्स रेडी करें, कैसे वन वर्ड करें, कैसे एंथोनियम्स रेडी करें, करेक्शन कैसे करें, यहाँ पे सेम यूज जो वर्ड है उनको किस तरीके से नेचर वर्ड को कन्वर्ट करें, या देखें एडजेक्टिव विश्लेषण के बारे में जानने का प्रयास करें। ये आपके सामने प्रीलिम्स का अभी एक डाटा हुआ है जो लेकर हमारे साथ टारगेट है। अब आगे चलते हैं मेंस के सापेक्ष में कि मेंस की कहानी को देख लेते हैं कैसे। अगर आप मेंस के सापेक्ष में जाएंगे तो आपको पता है कि मेंस में
3 पेपर होता है तो पहला पेपर ही क्या है, जीएस का है। ये कितने क्वेश्चन के आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर में आएंगे, आप ये समझ चुके हैं। तो यहीं से जो टॉपिक प्रीलिम्स के जीएस में ऑब्जेक्टिव थे वही सेम टॉपिक जो है जीएस के मेंस में, जीएस फर्स्ट पेपर में क्या बन जाएंगे, सब्जेक्टिव बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हैं वो भी टिक करने। तो यानी ये जो सिलेबस है और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है देखा जाए वो दोनों सामान्यतः क्या है, एक है। तो यानी जब आप अपनी तैयारी को, पहली बात समझ लीजिएगा, 140 नंबर प्लस जीएस, जो 140 क्वेश्चन किस में आ रहे हैं, बोलेंगे सर प्रीलिम्स में आ रहे हैं, किसको, जीएस को लेकर। 120 क्वेश्चन किस में आ रहे हैं, मेंस में आ रहे हैं, किसको लेकर, जीएस को लेकर। यानी जीएस का जो वेटेज है अगर देखा जाए, प्रीलिम्स में 120 और सॉरी 140 और मेंस में 120, यानी 260 नंबर का जीएस में वेटेज है। इसके लिए जरूरी है, अब आपको अगर यहाँ पे जीएस की तैयारी करनी है तो जीएस की तैयारी को एक बेहतर आयाम देना पड़ेगा। आपको बेसिक बेसिक चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एडवांस ऑथेंटिक चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके पीछे आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। कितनी एनसीईआरटी को, सारी नहीं पढ़नी, लेकिन कुछ कंपाइलेशन एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी जो आर के एग्जाम के फैक्चुअल बातें या कंसेप्ट बातें अगर एग्जाम में आएंगी तो उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, राइट। एडवांस के लिए आपको बुक्स का चयन भी करना पड़ेगा। अब यहाँ लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा, यहाँ परीक्षा वाणी से काम चल जाएगा। इसके लिए पूरी बताऊंगा, फिल्म बनाऊंगा कैसे करना। यदि आपको आरओ के लिए अगर जीएस की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी का अहम योगदान है, अगर आपको एनसीईआरटी बैच लेना है तो इसके लिए मात्र यहाँ आपको मात्र 1 से 2 महीने के अंतर्गत हम यहाँ पर एनसीईआरटी के बैच को कवर कर लेंगे। इसकी फीस मात्र कितना है, 1200 रुपये है। इसमें हम बेसिक 6 से लेकर 12 की जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है उसको लेकर इंटरलिंक करते हम लोग पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप सिर्फ 30 जुलाई से पहले पहले करते हैं तो 1200 में कर लेंगे, उसकी फीस इसकी 1500 रुपये हो जाएगी। इसलिए जाकर आज ही LBI के प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। यदि आपको आरओ को बेहतर तरीके से देना है, आपको पता है प्रतिष्ठित नौकरी है और आज के समय में अगर प्रतिष्ठित नौकरी मिल जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले है, देखिएगा। इसके लिए ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं कहानी को लेकर। आपने इसको समझा कि यहाँ पर ये हो गया। तो अब दूसरी बात बन जाती है कि अगर हमने जीएस के फर्स्ट पेपर को रेडी कर लिया, जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर रेडी कर लिया, अब बात करते हैं एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको बोलते हैं एस्से। और एस्से के बाद हम हिंदी की भी बात करेंगे। बात कर लेते हैं एस्से के बारे में। देखो एस्से क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। देखो आपके सामने बिल्कुल जैसे एग्जामिनर खापा है, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंटों में से आपको एक एक ऐसे निकालना है और ये 600 वर्डों की सीमाएं हैं, ये भी 600 वर्डों की सीमाएं, यहाँ भी 600 वर्डों की सीमाएं हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 40 नंबर का एक ऐसे है, 120 नंबर के ऐसे हैं। सामान्यतः कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको 80 नंबर के आसपास तो आपको ऐसे में मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हम बहुत कम समय और बेहतर तरीके से करने के साथ अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसके लिए अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि भाई मुझे 40 नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, तो कुछ ऐसे यहाँ टॉपिक साहित्य के, सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, एग्रीकल्चर के, इकोनॉमिकल के, ये आपको डिफाइन करने पड़ेंगे जो एग्जाम में ऐसे पूछने की कदार है। तो ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसो का इंट्रो कैसे होता है, ऐसे की मेन बॉडी कैसे लिखनी पड़ती है, उसमें कोटेशन कैसे डालें, उसका प्रभाव कैसे बनाएं, इंटरलिंक कैसे करें, पैराग्राफ कैसे लिखें, ये बहुत सारी व्यापक तरीके से मात्र जो है आपको 600 रुपये में यहाँ पे ऐसे का पूरा सेगमेंट मिल रहा है। आप निसंकोच यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आरओ के अलावा भी, उसके लिए भी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 5 अगस्त से स्टार्टिंग हो रहा है, मात्र आपको 1 महीने के अंतर्गत जो है ऐसे की पूरी क्लासेस मिलेंगी। आप ऐसे का आंसर, मॉडल आंसर भी मिलेगा, आपके फिर टेस्ट भी कराए जाएंगे। उसके बाद मात्र 600 रुपये की फीस में आप यहाँ पर आरओ के लिए 120 नंबर जो है सिक्योर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ये बैच नहीं लिया है, आरओ का एग्जाम देना है, आरओ का एग्जाम देना है, बीपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है, यूपीएससी देना है, उसके लिए निसंकोच आप LVIS के प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से अपने आप को वहाँ इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये फीस मान के चलें कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सर्विस कॉस्ट ही चार्ज आ रहा है, बाकी मैं आपके सामने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा कंटेंट दे रहा हूँ जिससे लगता है कि आप प्रॉपर वे में काम भी कर पाएं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि 2 चीजें आपकी रेडी हो चुकी हैं। क्या? पहला जीएस रेडी हो चुका, यदि आपको करना है तो वहां से कर सकते हैं। दूसरा आपका एस रेडी हो चुका। अगला पॉइंट बन जाता है कि आपके सामने जिसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हिंदी का पार्ट। तो हिंदी के पार्ट में जाओगे तो हिंदी के 2 पार्ट होते हैं, एक वोकैबुलरी पार्ट होता है, एक प्रशासनिक और व्यावसायिक पार्ट होता है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सरकारी पत्र कैसे होते हैं, पत्र व्यवहार क्या होता है, आधिकारिक या अर्थ सरकारी पत्र क्या होते हैं, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन परिपत्र क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, टिप्पणी करो, रिपोर्ट क्या होती है, कुछ भाषाशाली होती है जिनको हम लोग हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है। ये 5 शब्द आपको दिए जाएंगे जिसको कन्वर्ट करने की भावनाओं से पूछा जाएगा। मुहावरे होंगे कुछ
कुछ वाक्यांश कंप्यूटर ज्ञान होगा, यानी कुल मिलाया जाए तो ये जो डाटा है वो 100 नंबर में आपके आसपास पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का अगर ये हो जाएगा तो सेकंड जो हिंदी का पार्ट होगा, यहाँ पे हिंदी के सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे 5 टॉपिकों से देखा जाए 6-6 शब्द पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए 12-12 अंक के ये हो जाएंगे। तो 12-12 अंक के मिलने से क्या हो गए, आपके 60 नंबर हो गए। तो हिंदी के सेकंड पार्ट में अगर देखा जाए, इसके लिए हम बिल्कुल स्पेशल एक हिंदी का, जहां पर आप प्रीलिम्स में हिंदी और मेंस में जो पत्र लेखन की हिंदी और बाकी जो विलोम शब्द वाली हिंदी है, वाली की जो वोकेबलरी की है, उसको कंपाइल कर सकते हैं। उसको भी हम मिनिमम कोर्स में आपके साथ लेके आने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आप फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या हो गया, आप बोलेंगे सर जीएस का पार्ट है, और मेंस में भी 3 पार्ट है, एक तो जीएस का पार्ट है। तो इस जीएस का पार्ट, ये जीएस का पार्ट आप एडवांस लेवल से एनसीईआरटी के साथ रेडी कर लेंगे मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एसए का पार्ट है। तो एसए का पार्ट मात्र 900-600 रुपये में आप इसको रेडी कर लेंगे। लो जी, 120 नंबर यहाँ से हो गए, 120 नंबर का ये हो गया, 140 का ये हो गया। अब बात बनती है कि ये सर 60 की मुझे हिंदी चाहिए और मुझे 100 की यहाँ हिंदी चाहिए। तो यहाँ जो एक पत्र लेखन है, बाकी जो 100 के आसपास प्लस 60 वो रहा, तो यानी 160 की चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए, बाकी जो यहाँ पे ये 60 वाले हैं और ये 60 वाले हैं, दोनों एक हैं, तो ये एक साथ रेडी हो जाएंगे। सिर्फ ये वाला बचेगा, इसके लिए मैं आराम से आपको करा दूंगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आरओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर एक मेंटरशिप प्रोग्राम में लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर ये सब प्रॉपर वे में मिलेगा। उसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, प्रॉपर गाइड के साथ आपको पास टेस्ट दिए जाएंगे, टेस्ट देने के साथ आपके पास गूगल मीटिंग की जाएगी, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, आपको कहाँ सुधारना है, आपके 130 प्लस नंबर आने के लिए आपको किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, क्या रिसोर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको डेली बेसिस पर वर्क दिया जाएगा। तो यानी यूपीएससी के अंतर्गत, यूपीपीसीएस के अंतर्गत, आरओ के अंतर्गत भी आप अपनी तैयारी को अहम योगदान देने के लिए LVIS प्ले स्टोर से जुड़कर या यूट्यूब से जुड़कर आप अपनी सफलता को पा सकते हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर आरओ की नोटिफिकेशन आपके चंद सामने रखा जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। लेकिन यदि आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप निसंकोच यहाँ पर देखा जाए इसके साथ एनसीईआरटी के साथ जुड़कर एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ देखा जाए तो एसए के साथ जुड़कर यहाँ पर आप लोग आराम से रेडी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप यूपीपीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं 2024 वाला, तो उसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम आ चुका है, जो यहाँ पर कितना है, 1,500 की फीस को मात्र अभी जो है इसकी 600 फीस हम लोगों ने कर रखी है, जहाँ पर आप गाइडेंस के साथ टेस्ट सीरीज करेंगे। टेस्ट सीरीज क्या होंगी, टॉपिक वाइज भी होंगी, कम सब्जेक्ट वाइज भी होंगी और कंबाइंड भी होंगी। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर आयाम दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन के साथ, जहां पर आरओ की पूरी रणनीति के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे 1 बाय 1 करके कि अब हमें पढ़ना कैसे चाहिए। लेकिन आप अपनी अब बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा कि कितने कितने प्रश्न कहां से आने वाले हैं, अब हमें रिसोर्स का रेडी करना है, इसके आधार पर अपनी जर्नी को तैयार करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।